तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, यूक्लिड्स और ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्री की कि ज्योमेट्री होता क्या है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ज्योमेट्री दो वर्ड्स को आप मतलब यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं जिससे ज्योमेट्री बन सकता है, एक जियो और एक मेट्री। जियो का मतलब लैटिन में अर्थ होता है और मेट्री का मतलब मेट्रिन होता है लैटिन में, और मेट्रिन का मतलब इंग्लिश में टू मेजर होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जियो जो कि हमारा अर्थ है इन लैटिन, और मेट्रिन जो कि लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू मेजर। तो आप देख सकते हैं कि जियोमेट्री का मतलब एक हो सकता है, आप कह सकते हैं कि एक इट्स नथिंग बट मेजरमेंट है। अर्थ का जो मेजरमेंट है उसका एक जो स्टडी करते हैं हम अर्थ के मेजरमेंट का, तो उसको हम नाम देते हैं ज्योमेट्री का। ठीक है, तो इसकी एक्चुअली जो इसका जो ओरिजिन है, जो ज्योमेट्री का ओरिजिन है, वो काफी सारे अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एंशिएंट सिविलाइजेशंस में अलग अलग तरीकों से हुआ है। बेबीलोनिया, इजिप्ट, इंडिया, इन सब ग्रीस, इन सब जगहों पे अलग अलग तरीके से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। और जो मेन बात है कि इसकी जरूरत कब पड़ी, जब मेजरिंग लैंड को जब मेजर करने की बात आई, जब लोग बंटवारे होने लगे, जमीन के बंटवारे होने लगे, तो अलग अलग मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस सब्जेक्ट को, इस स्टडी को हम लोगों ने ओरिजिनेट किया ताकि हम चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसकी स्टडी की जाती है, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज इजिप्ट। तो इसमें सबसे पहले एक नाम आता है यूक्लिड्स का। तो यूक्लिड्स कौन था? तो यूक्लिड एक टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो अलेक्जेंड्रिया ग्रीस में। तो उन्होंने अपनी स्टडी में ये चीजें इनको इंट्रोड्यूस की, काफी चीजें इंट्रोड्यूस की, इसीलिए नाम पड़ता है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये उनकी ज्योमेट्री मानी जाती है कि उनके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, क्या क्या एग्जाम्स, क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, एग्जाम पोस्टुलेट्स आई विल डिस्कस लेटर। तो उन्होंने किस तरह से ज्योमेट्री को आगे बढ़ाया, तो वो इसीलिए यूक्लिड्स, ये ज्योमेट्री जो कही जाती है वो यूक्लिड्स की कही जाती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम लोग बात करें कुछ डेफिनेशंस की, जो यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारे कुछ डेफिनेशंस उसने दिए ताकि वो ज्योमेट्री में जो टर्म्स यूज होते हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो यूक्लिड ने दिया था वो दिया था पॉइंट को लेके। आप जैसा कि पॉइंट जानते हैं, सिंपली एक पॉइंट है। तो इसका डेफिनेशन जो यूक्लिड ने दिया था वो अपने शब्दों में दिया था, वो कुछ इस तरह से दिया था कि पॉइंट इज नथिंग बट a dimensionless quantity. A point is something which has no part. पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं, कोई लेंथ, कोई ब्रेड्थ, कोई हाइट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, which has no part. तो ये यूक्लिड का तरीका था पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, कि उन्होंने बोला कि पॉइंट इज समथिंग which has no part. ठीक है, नो डायमेंशन एट इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इनमें कोई डायमेंशन नहीं होता। आप जानते हैं कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो मैंने बोला वो फिजिक्स के डायमेंशन से काफी अलग है। वो जो टर्म है फिजिक्स में डायमेंशन, उससे अलग है। ये डायमेंशनलेस का मतलब नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। ठीक है, सो पॉइंट इज नथिंग बट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगला जो डेफिनेशन उन्होंने दिया था यूक्लिड ने, वो दिया था लाइंस को लेके। लाइंस के लिए उन्होंने कहा था कि लाइन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लेंथ है। लेंथ आप जानते हैं कि वो लंबाई, लेंथ का मतलब लंबाई होता है। तो लाइन के लिए उन्होंने कहा था कि वो ऐसी एक लंबाई है, एक ऐसी लंबाई है जिसका कोई ब्रेथ नहीं होता है, यानी कोई चौड़ाई नहीं होती उसकी। सो सिंपली अगर मैं कह रहा हूँ ये लाइन है, तो ये लाइन तभी है जब ये जो इसकी थिकनेस है, जब ऊपर से नीचे ये जो थिकनेस है इसकी, यहां से यहां तक की जो इसकी थिकनेस है, वो थिकनेस जीरो हो जाए, यानी एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, वो सिंपली सेट ऑफ पॉइंट्स बन जाए, तब जाके उसको लाइन कहेंगे। सो लाइन इज नथिंग बट ए ब्रेथलेस लेंथ। और ये कोई भी रैंडम लेंथ का, अगर हमारे पास एक ब्रेथलेस क्वांटिटी, हमारे पास कोई रैंडम लेंथ का एक हमने फिगर ड्रॉ किया, तो वो लाइन कहलाती है ब्रेथलेस लेंथ। तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग लाइंस का ये डेफिनेशन था। अब तीसरी जो डेफिनेशन की बात करें हम यूक्लिड के अकॉर्डिंग, वो है कि एक और बात जो लाइंस में है,
वो ये है कि लाइंस की जो एंड पॉइंट होती है, ये जो लाइन जहाँ पे खत्म होता है, हम जितना ड्रॉ कर पाते हैं, इफ सपोज कोई रैंडम वे में हम अगर यहाँ तक ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो अगर ये जहाँ पे एंड करता है वो एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, इसकी एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगी। और बता चुका हूं मैं कि पॉइंट इज नथिंग बट इट हैज नो पार्ट, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि लाइंस, एक इंपॉर्टेंट बात जो लाइंस को लेके बोली गई है वो ये है, यूक्लिड ने कहा था कि ये जो एंड करता है, ये जो लाइन है हमारा वो एंड करेगा, तो ये एंड करता है किस पे, पॉइंट्स पे एंड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि लाइन जो है हमारा, लाइन एंड्स एट पॉइंट्स। ठीक है, तो लाइन हमारा कहाँ एंड करता है, पॉइंट्स पे एंड करता है। ठीक, अब जो अगला डिफिनेशन उन्होंने दिया था वो स्ट्रेट लाइन को लेके दिया था, स्ट्रेट लाइन। अब लाइन तो हमें पता चल गया, इससे जैसे ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, डजंट मैटर कि वो किस तरह से, इट इज ओब्लिक और इट इज स्ट्रेट, कोई मैटर नहीं है, लाइन लाइन होता है। तो उन्होंने सबसे पहले लाइन को कैरेक्टराइज करते हुए, फिक्स करते हुए स्ट्रेट लाइन की डिफिनेशन दे दी। जो स्ट्रेट लाइन को कैसे, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन के लिए उन्होंने सिंपली लिखा था कि लाइन विथ लाइन जिसपे पॉइंट लाई करें, कंटिन्यूसली लाई करें, तो उनको स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। यानी अगर उसको उनके स्टेटमेंट में लिखा जाए तो स्ट्रेट लाइंस वो होती हैं विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स, विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, यानी उनके ऊपर काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। लाइन विच lies points on itself। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया कि लाइंस विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो ये स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन होता है, यानी वो लाइन जिसपे जो अगर ये लाइन की बात करूं तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो एक इवन तरीके से, यानी अगर एक पॉइंट यहाँ है तो अगला पॉइंट यहाँ है, तो अगला पॉइंट भी यही होना चाहिए। तो एक इवन तरीके से हम जा रहे हैं। ठीक है, और तरीके से जा रहे हैं। इवन और कहने का मेरा मतलब यहीं पे है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे वो बढ़े, इस तरह से ना हो कि ये ऐसा जाए तो अगला ऐसा हो जाए। तो ये हमारे संकेत किसके हैं, ऑब्लिक लाइन के, ये स्ट्रेट नहीं होता। और इस वाले केस में क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो यानी अगर डिफरेंस पॉइंट है तो उनका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। यानी उस तरह का लाइन जो हमारा क्या दे, एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन दे पॉइंट्स का, तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन डिफाइन होता है। तो वो ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन से हम आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे सरफेस पे। तो सरफेस क्या होता है, तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग क्या है कि सरफेस इज नथिंग बट इट हैज समथिंग कॉल्ड लेंथ एंड इट हैज समथिंग कॉल्ड ब्रेथ। तो जो यूक्लिड के अकॉर्डिंग जो सरफेस की डेफिनेशन है वो ये है कि उसमें लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ अगर किसी क्वांटिटी में आ जाती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, सरफेस। सो दैट इज कॉल्ड सरफेस। सो सरफेस हैज समथिंग कॉल्ड लेंथ ब्रेथ, यानी एक कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। किसी भी क्वांटिटी में अगर लंबाई और चौड़ाई आ जाती है, किसी भी एक 3D फिगर में, एक 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल फिगर में अगर ये दो चीजें आ जाए, लेंथ ब्रेथ में 2 डायमेंशनल ही माना जाता है, और अगर इसमें हाइट का इंटरेक्शन हो गया तो वो 3 डायमेंशनल चीजें मानी जाती है, ये आप शायद जानते होंगे। तो लेंथ और ब्रेथ अगर किसी क्वांटिटी में आ जाती है तो वो सिंपली उसको क्या कहा जाएगा, सरफेस कहा जाएगा। यानी अगर मैं इसकी बोर्ड की बात करूँ, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसकी बात करूँ, तो इसमें एक लेंथ है, इसमें एक ब्रेथ है। ठीक है, या फिर अगर आप उस तरह से देखें तो ये एक लेंथ है और ये एक ब्रेथ है। तो ये जो कि इट कंप्राइजेस बोथ, सो वी कैन से दैट ये जो इसका सरफेस है जिस पे मैं लिख रहा हूँ वो सरफेस क्या है, जिस जगह पे मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, सरफेस है, दैट इज इटसेल्फ सरफेस। ठीक है, तो सरफेस इज कंपोजिशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये इसका चौथा डेफिनेशन था सरफेस को लेके। ठीक है,
सरफेस की एक और बात, जिस तरह से मैंने बताया कि लाइन में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि लाइन की जो एंड होती है, वो जो लाइन जहां पे एंड होता है वो एक्चुअली पॉइंट्स होता है। और पॉइंट क्या होता है? इट्स अ ब्रेथलेस, सॉरी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। तो ठीक उसी तरह सरफेस में भी एक जो एंड को लेके जो बातें होती है वो ये होती है एक इंपॉर्टेंट, कि इनका जो एंड होता है सरफेस की जो एंड होती है, सरफेस एंड्स एट, सरफेस कहां पे एंड करेंगे? आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये आपका सरफेस है, व्हाइट बोर्ड अगर आपका सरफेस है, तो अगर ये यहां से यहां तक है तो ये कहां पे एंड करेगा? ये क्या, इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं हम अपने बेसिक अभी तक जितना डिफरेंशियल पढ़ा उसमें से क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये जो कोर है इसका क्या है? ये क्या है? लाइन है, इट इज लाइन। तो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं सरफेस एंड्स एट लाइन। नथिंग नेसेसरी कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही हो, इट मे बी ऑब्लिक लाइन ऑल्सो, क्योंकि अगर इस तरह से मैं अगर बनाऊं सपोज इस तरह से, ठीक है, तो इस केस में क्या है हमारे पास? ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन, और ये हमारा सरफेस है। इसको मैंने एज्यूम किया कि हमारा क्या है? सरफेस। क्यों एज्यूम कर लिया सरफेस है? इसमें लेंथ है क्या? हाँ है। इसमें ब्रेथ है क्या? हाँ है। ठीक है, तो ये सरफेस में लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, लेकिन ये जो इसकी जो एंड है वो कौन सी लाइंस है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सरफेस इंसर्ट ऑल लाइंस, इट मे बी स्ट्रेट और इट मे बी ऑब्लिक। स्ट्रेट और ऑब्लिक नो मैटर। ठीक है, तो ये उसका सरफेस को लेके एक जो एक और इससे डिराइव होके जो आया है हमारा, वो सरफेस को लेके उन्होंने माना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उन्होंने दी थी, वो दी थी प्लेन सरफेस को लेके, कि सरफेस तो हमने देख लिया, चलिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, तो प्लेन सरफेस किसको कहा जाएगा? जिसमें एक सरफेस में एक और नई चीज आती है, एक और एक स्पेसिफिकेशन आता है जिसके कारण हम उसको प्लेन सरफेस बोलते हैं। तो वो क्या स्पेसिफिकेशन है जिसके कारण हम उसको प्लेन सरफेस बोलते हैं? तो जिस तरह से आपने देखा था कि लाइन की डेफिनेशन मैंने दी थी, फिर लाइन के बाद मैंने आया था स्ट्रेट लाइंस पे। तो स्ट्रेट लाइंस में क्या होता था कि एक ऐसे पॉइंट्स को मतलब लिया जाता था, एक ऐसे कलेक्शन लिया जाता था पॉइंट्स का जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो पॉइंट्स हैं, इसको काफी सारे पॉइंट्स हैं, एक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस पे काफी सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन मानी जाती है वो इवनली मानी जाती है, तभी वो स्ट्रेट दिखते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आते हैं, एक पर्टिकुलर तरीका होता है उनके डिस्ट्रीब्यूशन का। और ओब्लिक में क्या होता है कि वो इस तरह से मुड़ जाते हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक सेम यहाँ पर अगर प्लेन सरफेस की बात करें तो सरफेस से अगर मैं इसकी प्लेन सरफेस की डेफिनेशन डिराइव करूं तो ये ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा सरफेस, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जो जिसपे लाइन, जिस तरह से आपने देखा कि इसमें ये जो हमारा लाइन था, लाइन में क्या था कि लाइन इज कंपोज ऑफ पॉइंट, ठीक है, और पॉइंट्स को क्या होना चाहिए? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ताकि वो स्ट्रेट लाइन हो जाए। ठीक है, तो जस्ट इन द सेम वे हमारे पास क्या है? सरफेस है, ठीक है, एंड सरफेस इज कंपोज ऑफ लाइंस। ठीक है, इसमें काफी सारे लाइंस होते हैं जिनको ज्वाइन करते हैं तब जाके हम एक सरफेस एज्यूम कर सकते हैं। तो सरफेस में क्या होता है कि सरफेस में भी अगर हम एक ऐसा लाइन एज्यूम कर लें जिनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक यूनिफॉर्म वे में होता है तो हम उसको प्लेन सरफेस मान सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जस्ट लाइक लाइन ही होगी, और हम यही लिखेंगे कि लाइन, सॉरी, surfaces which lies evenly with the lines on itself। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस की डेफिनेशन हो गई कि surfaces which lies evenly with the lines on itself are called प्लेन सरफेसेस। तो ये उनका डेफिनेशन था प्लेन सरफेस को लेके। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये हमारा ये टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो डेफिनेशन था, जो यूक्लिड के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है हमारे पास, वो टॉपिक हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे जो हमें पढ़ना है वो है एक्सियम्स और थ्योरम्स, कि एक्सियम्स किसको बोलते हैं और थ्योरम्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सियम्स सबसे पहले मैं बताता हूँ एक्सियम्स क्या होता है। एक्सियम्स इज
एक्सियम्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं। एक्सियम्स इट इज नथिंग बट ए स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट होता है, एक लिखा हुआ वाक्य होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, जिसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमारे जितने काफी चीजें, जैसे अगर इफ सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मार्कर है, तो इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ दिन के समय मैं बोल रहा हूँ कि अगर दिन है, तो इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, अर्थ गोल है, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें जिनको मैं प्रूफ नहीं कर सकता, वो ये सब चीजें जो वो आती हैं एक्सियम्स के अंदर में आती हैं। ठीक है, तो एक्सियम्स की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि ये हमारे बेसिकली एजम्पशन लिए जाते हैं, कि एज्यूम किया जाता है कि ऐसा है। ठीक है, अर्थ भी प्रॉपर गोल नहीं है, तो इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो गोल है, तो इसीलिए मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्सियम्स आर नथिंग, ये जो हमारे एक्सियम्स होते हैं वो एक्सियम्स कुछ नहीं होते, वो एक्सियम्स क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, जो कि ओबियस चीजें होती हैं, ओबियस यूनिवर्सल ट्रुथ होता है एक तरह से, और इनको मैं प्रूव नहीं कर सकता। सो एक्सियम्स are basically assumptions which are universal truths। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड, इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे किस कैटेगरी में आता है, एक्सियम्स के अंदर में आता है, तो ये हमारा एक्सियम्स होता है। ठीक है, और थ्योरम्स, अगला जो हमारा टर्म है वो है थ्योरम। तो थ्योरम क्या होता है कि थ्योरम्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरम्स को हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन किन की मदद से कर सकते हैं प्रूफ, एक्सियम्स की मदद से प्रूव कर सकते हैं, कुछ डेफिनेशंस जो मैंने बताया उसकी मदद से, किसी भी तरह के डेफिनेशंस, एजम्पशंस और डिफरेंट एक्सियम्स की मदद से, या फिर कुछ स्टेटमेंट जो हमने पहले से प्रूव करके रखा है उनकी मदद से हम एक नई चीज को अगर प्रूव कर रहे हैं, नए स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं, तो वो हमारा थ्योरम माना जाता है। सो थ्योरम इज व्हाट, थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ठीक है, थ्योरम इज ए स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड using axioms, using some of the definitions, कुछ डेफिनेशंस की मदद ले सकते हैं हम, और कुछ प्रीवियसली प्रूव्ड जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पहले के प्रूव्ड स्टेटमेंट्स हैं, उनकी मदद से भी कर सकते हैं। प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम होता है। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट है विच कैन बी प्रूव्ड, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सियम जैसा नहीं है, एक्सियम इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें वो हमारा एजम्पशन होता है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। और ये स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग एक्सियम्स, यूजिंग डेफिनेशंस, यूजिंग प्रीवियसली प्रूव्ड जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट क्या आता है कि वो हम इसको प्रूव कर सकते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। जो एक डिडक्टिव रीजनिंग होता है, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि इफ सपोज हमारे पास कोई पहली स्टेटमेंट दी है हमारे पास और दूसरी स्टेटमेंट दी है हमारे पास, तो इन दोनों का यूज करते हैं अगर हम तीसरा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, तो इसको जिस चीज की मदद से हम तीसरा स्टेटमेंट निकालते हैं ये एक तरह के रीजन, जिस रीजन की मदद से हम ये निकालते हैं, और जो हम एक कारण बताते हैं कि ये इसके कारण, इन दोनों के कारण हम एक थर्ड स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, तो उस तरह के रीजन को, उस तरह के रीजनिंग को डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। क्योंकि हमने क्या किया कि फर्स्ट और दूसरे स्टेटमेंट से, पहले दूसरे स्टेटमेंट से हमने तीसरे स्टेटमेंट को डिड्यूस कर दिया। ठीक है, जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि सुकरात वाज अ स्कॉलर, सुकरात एक क्या था, एक विद्वान था, सोक्रेटिस वाज अ स्कॉलर, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट एक सपोज है कि ऑल स्कॉलर्स आर मेन, ऑल स्कॉलर्स आर मेन। ठीक है, तो एक तीसरा स्टेटमेंट में इससे क्या निकाल सकता हूं कि सोक्रेटिस क्या है, एक स्कॉलर है, और जो सारे स्कॉलर्स क्या है, सारे स्कॉलर्स क्या है, मैन है। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि सोक्रेटिस क्या था, एक इंसान था, मैन था, एक आदमी था। तो एक थर्ड स्टेटमेंट जो इससे मैं डिड्यूस करके निकाल सकता हूं वो क्या है कि सोक्रेटिस इज आल्सो ए मैन, यानी सोक्रेटिस वाज ए मैन।
ठीक है, तो ये हमारा डिडक्टिव रीजनिंग की मदद से हमने क्या किया कि पहले दूसरे की मदद से तीसरा स्टेटमेंट निकाल लिया। तो यही चीजें मैं थ्योरम में भी यूज कर सकता हूँ किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे एक और जो हमारे पास एक टूल आता है प्रूव करने के लिए, वो क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये हमारा डिडक्टिव रीजनिंग था। ठीक, तो ये हमारी चलिए बात हो गई, थ्योरम की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे यूक्लिड्स के एक्सियम्स। ये हमारा टॉपिक भी कवर हो गया, एक्सियम्स हमने देख लिया, थ्योरम्स का डेफिनेशन देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है यूक्लिड्स के एक्सियम्स। जो यूक्लिड थे, जो एक वो टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर थे अलेक्जेंड्रिया में, उन्होंने अपनी जो ज्योमेट्री बनाई उसमें उन्होंने काफी सारे एक्सियम्स दिए, यानी काफी ज्यादा एक ओब्वियसली एक यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट दिया, जंक्शन दिया, जिसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो यूक्लिड ने ज्योमेट्री में ऐसी कुछ चीजें देखी, जो मेजरमेंट को लेके जो हमारी बातें चल रही है ज्योमेट्री में, तो उनको लेके यूक्लिड ने काफी सारे असम्पशंस लिए जो जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, और वो ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि असम्पशन एक्सियम्स देखेंगे हम, बेसिकली इट आल्सो है असम्पशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सियम्स देखेंगे अब यूक्लिड की, जो यूक्लिड की जो मतलब assumptions है, डिफरेंट assumption और एक्सियम्स जो उसने दिए थे वो हम देखेंगे। तो बेसिकली मैं बता दूं कि यूक्लिड ने 5 एक्सियम्स दिए थे टोटल। सो यूक्लिड, अगला टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं यूक्लिड एक्सियम्स, यूक्लिड के एक्सियम्स। ठीक है, जो ऑब्वियस यूनिवर्सल चीजें वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सियम जो यूक्लिड ने दिया था अपने एक्सियम्स के लिए, वो ये दिया था, जो इक्वल चीजें हैं, सपोज कि दो लोग हैं, एक सपोज 2 आदमी हैं, ए और एक बी। ठीक है, तो ए और बी सपोज कर लो हमारे पास 2 आदमी हैं, और इन दोनों के पास अलग अलग नंबर के मैंगोज हैं। ठीक है, तो इनके पास कुछ एक्स नंबर के मैंगोज हैं, एक सपोज एक्स नंबर के मैंगोज हैं। ठीक है, ये इनके पास कुछ x नंबर के मैंगोज हैं। x इज नथिंग बट अ वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रैंडम x, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर इट कैन बी, ओके। बट कंडीशन ये है कि इसको एक इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमारे पास। तो एक ये क्या है कि a हमारे पास एक आदमी है जिसके पास x नंबर ऑफ मैंगोज हैं, और b के पास क्या है, b के पास y नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, तो बी हमारे पास एक दूसरा आदमी है जिसके पास y नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, अब एक तीसरा बंदा जो हमारे पास है वो C है। ठीक है, इसके पास जो मैंगोज है, तो एक आप स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक आदमी, एक बी आदमी है, एक सी भी है। ठीक है, तो ए के पास x है, बी के पास y है। तो यूक्लिड ने क्या कहा कि अगर इफ सपोज ए और सी के पास सेम नंबर ऑफ मैंगोज है, ठीक है, ए के पास जितना मैंगो है अगर वो सी के पास भी है, और बी के पास जितना मैंगो वो सी के पास भी है, तो ए और बी आपस में बराबर मैंगो वाले हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब, अगर ए के पास एक्स है, तो अगर हम मानते हैं कि सी के पास भी एक्स नंबर ऑफ मैंगोज है, और ये भी हमारे साथ एक कंडीशन दी हुई है, क्योंकि C को अभी A से दोस्ती हुई है, तो A को C का बस पता है, और C को B से भी दोस्ती हुई है, तो C को बस B का पता है। यानी A B को आपस में उनका नहीं पता कि कितने मैंगोज हैं उनके पास। तो C को A ने बताया कि उसके पास जितना मैंगो है उतना उसके A के पास भी, उसके अपने पास भी। ठीक है, तो A के पास हम जानते हैं कि X है, तो ऑब्वियसली हम रीजनिंग से क्या कह सकते हैं कि C के पास कितने मैंगोज होंगे, X मैंगोज होंगे। ये इनकी आपस की बातें हैं। और B ने जब C से बात किया, तो सी ने कहा कि बी तुम्हारे पास जितने मैंगोज है उतने मैंगोज मेरे पास है। ठीक है, और झूठ कोई नहीं बोला, ये सबसे पहली बात। तो सी के पास ऑब्वियसली कितने मैंगोज हो गए, y नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो x नंबर ऑफ मैंगोज ए के पास, a से इक्वल करने के बाद x नंबर ऑफ मैंगोज सी के पास है, और y नंबर ऑफ मैंगोज किसके पास है, b से बात करने के बाद इससे पता लगा कि इसके पास y नंबर ऑफ मैंगोज है। तो लेकिन आप जानते हैं कि अगर C एक ही इंसान है, तो उसके पास नंबर ऑफ मैंगोज कोई एक ही होगा, या तो X ट्रू होगा या तो Y ट्रू होगा। लेकिन मैंने बताया कि C झूठ नहीं बोल रहा है, यानी C इससे भी सच बोल रहा है, इससे भी सच बोल रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है कि X क्या है, इक्वल्स टू Y। ठीक है, यानी जो नंबर A के पास जितने मैंगोज हैं उतने ही मैंगोज किसके पास है, B के पास भी है। तो इससे क्या है कि हम
इन दोनों की आपस में बिना बातचीत करवाए हम जान सकते हैं कि ए के पास जितनी मैंगोज है उतनी बी के पास भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक तरह से डिडक्टिव रीजनिंग के तौर पर हम ले सकते हैं इसको। तो इसमें हमने देखा कि अगर दो क्वांटिटी आपस में इक्वल है और अगर और दो क्वांटिटी दूसरे दो क्वांटिटी भी आपस में इक्वल है, तो ये जो हमारा एक और पेयर बनता है वो भी आपस में इक्वल होगा। यानी a is equals to c and b is equals to c, then obviously a is equals to b। तो इसको अगर स्टेटमेंट में यूक्लिड ने कैसा लिखा था कि थिंग्स which are equal to same thing are equal to each other। ठीक है, यानी मैंने लिखा थिंग्स, जो चीजें एक सेम एक पर्टिकुलर चीजें से आपस में इक्वल है। यानी दो अगर चीजें हमारे पास ए है बी है, ए के पास एक्स है वाई है, तो एक्स और वाई अगर हमारा एक पर्टिकुलर सी व के मैंगोज से इक्वल है, यानी टू डिफरेंट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी सेम चीजों से दो अलग अलग चीजें अगर इक्वल है तो वो आपस में भी वो चीजें क्या होंगी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। यानी ये जो एक्स और वाई है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये यूक्लिड का पहला एक्सियम था। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सियम जो यूक्लिड ने दिया था, नेक्स्ट एक्सियम जो यूक्लिड ने दिया था वो दिया था एडिशन को लेके। ठीक है, यानी अगर फिर से अगर मैंगो वाला एग्जांपल लें हम, तो हम जानते हैं कि ए के पास क्या है, एक्स नंबर ऑफ मैंगोज है, और बी के पास क्या है हमारे पास, बी के पास जो है तो वाई नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, बी के पास एक्स, ए के पास एक्स है और बी के पास वाई नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, तो यूक्लिड का क्या कहना था कि अगर इक्वल चीजों में अगर हम इक्वल चीजें ऐड कर दें तो चीजें तभी इक्वल ही रहेंगी। कहने का मतलब ये इजी वे में मैं बता रहा हूं कि अगर इसके पास सपोज कर लो एक्स मैंगोज है और हम जानते हैं कि एक्स और वाई अभी पहले वाले स्टेटमेंट से इक्वल है, तो यानी इसके पास एक्स मैंगोज है और इस वाले में भी मानता हूं कि बी के पास भी एक्स नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे फिर से सी आता है और इसने क्या किया कि अपना जो है सी के पास वाई नंबर ऑफ मैंगोज है, तो सी ने क्या किया कि वाई मैंगोज इसको दे दिए 2y, टोटल इसके पास 2y मैंगोज है इफ सपोज। ठीक है, y मैंगोज इसने इसको दे दिए और सी ने क्या किया कि y नंबर ऑफ मैंगोज इसको दे दिए। ठीक है, इसके पास चूंकि 2y था तो ऑब्वियसली से y प्लस y इक्वल्स टू 2y, y इसको दे दिया y इसको दे दिया। तो अब इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हैं वो क्या हो जाएंगी, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बता सकते हैं आप। ये क्या हो सकता है, इसके पास टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे मैंगोज, x प्लस y, x थे इसके पास, y आ गए तो x प्लस y हो गया। ठीक है, और b के पास भी सेम चीजें होंगी, b के पास क्या है कि x नंबर इसके पास भी थे, y इसके पास भी आ गए, तो ये भी क्या हो गया, x प्लस y। तो आप इन दोनों में कंपेरिजन अगर करिए, जब c ने दे दिया इन लोगों को, तब आप फिर से अगर कंपेरिजन करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि अभी भी जो a और b की जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो अभी भी इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी भी a और b आपस में इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखा जाए तो ये है कि इक्वल थिंग्स when added to same thing are equal things when added to the same thing are equal again। वो फिर से क्या होगा, वो हमारा इक्वल हो जाएगा। यानी बराबर चीजों में अगर हम बराबर चीजें जोड़ेंगे तो हमारा अभी भी जो नेट रिजल्टेंट जो चीजें होंगी हमारे पास वो अभी भी आपस में बराबर ही होंगी। ठीक है, तो अगर एक प्रॉपर प्रिसाइज डेफिनेशन में जाए तो उनका कहना था कि इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स। ठीक है, यानी अगर इक्वल्स में हम एक इक्वल क्वांटिटी जोड़ देंगे तो अभी भी रिजल्टेंट्स आर इक्वल। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द रिजल्ट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सियम्स की, जो यूक्लिड का तीसरा एक्सियम था। वो अब सेम एक एडिशन नहीं कह सकते उसको, वो एक नया टर्म है सब्सट्रैक्शन है, बट आप शायद जानते हो कि सब्सट्रैक्शन इज आल्सो काइंड ऑफ एडिशन। ओनली फर्क ये होता है कि वो निगेटिव क्वांटिटी हो जाती है, बस यही फर्क होता है। यानी अगर मेरे कहने का मतलब अगर 2 + 3 लिखा है मैंने, सॉरी अगर मैंने इसको लिखा है 3 - 2,
मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। तो अगर इसको मैं प्लस की तरह तौर पे लिखूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा, 3 प्लस और -2, ये भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम एक तरह से एडिशन की तरफ देख सकते हैं। ये किस किस चीज की एडिशन है, 3 की एडिशन है, किससे, -2 से एडिशन कर दी, तो हमारा अभी भी आंसर 1 ही आ रहा है। तो सेम वे में अभी जब हमने एडिशन के लिए निकाल दिया, तो अभी जानते हैं कि ये रूल हमारा एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है, ये रूल अभी जो एडिशन है उस पर काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसी से डिडक्टिव क्या कर सकते हैं, एक माइनस यानी सबट्रैक्शन पे भी रूल लगा सकते हैं, क्योंकि सबट्रैक्शन इज आल्सो काइंड ऑफ एडिशन। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि इसके पास ये जो अभी दे रहा था y मैंगोज दे रहा था, तो अब ये क्या करेगा, y मैंगोज ले लेगा, y मैंगोज ले लेगा, ठीक है। यानी इसके पास अब क्या होगा, एरो हमारा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज निगेटिव क्वांटिटी है तो स्टार्टिंग इसके पास 0 होती है, लेकिन जब इसने y मैंगोज दे दिए, इसने भी y मैंगोज दे दिए, तो ये इसके पास टोटल कितने हो गए, 2y हो गए। लेकिन इसके पास कितना बचा, नेट रिजल्टेंट, स्टार्टिंग में इसके पास x था, तो अब क्या हो गया, x में से इसके y चले गए, यानी x माइनस y हो गया इसका, और इसके पास भी प्लस से घट के अभी माइनस चला, यानी x माइनस y हो गया। तो अभी भी आप क्या देख सकते हैं कि इसके पास तो 2y हो गया, लेकिन इन ये दो चीजें जो a और b के पास जितने नंबर ऑफ मैंगोस है जो आपस में इक्वल थे, x और x दोनों के पास था, और दोनों ने y दे दिया, तो अभी भी इनके पास x माइनस y जो कि आपस में इक्वल है, ठीक है। तो सेम स्टेटमेंट आप उसमें लिख सकते हैं कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इट रिमेन इक्वल, ठीक है, वो फिर से इक्वल ही रह जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट एक्सियम जो यूक्लिड ने चौथा एक्सियम दिया था, वो एक्चुअली उन्होंने दिया था, जो चौथा एक्सियम जो यूक्लिड का है, चौथा एक्सियम है वो ये है कि थिंग्स विच कोइंसाइड टू सिंगल थिंग, ठीक है। यानी मैं अच्छे से बता देता हूं कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी अगर दो चीजें हैं जो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, यानी वो आपस में बराबर है। आप वो सेम एग्जांपल जा सकते हैं, स्टार्टिंग जो पहला एग्जांपल मैं पहले बताया था, फर्स्ट एग्जांपल वो ये था कि a के पास b है, a और a के पास x है, मैंगोज है, b के पास y मैंगोज है, ठीक है, और c के पास भी कुछ मैंगोज हैं, ठीक है। तो c की जो मैंगोज की क्वांटिटी थी वो कोइंसाइड कर रही थी किसके साथ, कोइंसाइड मतलब एक ओवरलैपिंग होती। तो अगर c के पास कितनी मैंगोज थी, वो a से मैच कर रही थी, और b के पास जितनी मतलब क्वांटिटी थी मैंगोज की, वो कोइंसाइड कर रही थी c के साथ, तो इसीलिए वो आपस में बराबर हो गया। तो यही एक नया स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड टू सेम थिंग, यू नो, मतलब अगर लिखा था कि थिंग्स कोइंसाइडिंग टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। यानी सेम चीज से अगर दो अलग अलग चीजें कोइंसाइड कर रही है तो वो आपस में इक्वल। तो ये एक नेक्स्ट यूक्लिड का एक्सियम था, ठीक है। अब फिफ्थ एक्सियम की जो बात करें वो ये है कि ग्रेटर देन इज ऑलवेज ए होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर मेरे पास ये आप हमारे पास एक स्लाइस है, ये काफी मैग्नीफाइड व्यू है, तो अगर ये मेरे पास ब्रेड है, हमारे पास एक स्लाइस है हमारे पास ब्रेड का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर किसी एक ने अगर क्या किया कि एक पार्ट इसका, एक टुकड़ा, एक सपोज कर लो खा लिया, ठीक है, एक पार्ट इसका खा लिया, ठीक, यानी अब मेरा ब्रेड कुछ इस तरह का हो गया। तो मैंने जो पार्ट खाया वो पार्ट कौन सा है, ये पार्ट खाया मैंने, यानी ये पार्ट क्या है कि खा लिया गया, ठीक है। तो ये एक इसका पार्ट बोला जाएगा, और ये हमारे पास जब ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी, जब एडिशनल में जब हमारे पास इसका पूरा का पूरा जो हमारे पास ब्रेड का स्लाइस था वो हमारा क्या था, वो होल था, यानी वो कंप्लीट पैकेज था, एक होल था हमारे पास। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये जो पार्ट की क्वांटिटी है, ये जितना पार्ट है हमारे पास, और ये होल की जितनी क्वांटिटी है, जो पूरा होल था, वो क्वांटिटी में बड़ा कौन है। आप कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं कि होल इज ग्रेटर, यहाँ पे जो होल है वो बड़ा है, यानी और जो पार्ट है वो छोटा है। तो यही एक स्टेटमेंट यहाँ से भी एक आता है कि जो होल है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है, ठीक है, यानी होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट।
ठीक है, तो अब यूक्लिड के अगले मैक्सिम्स की बात करें, वो सॉरी गलती से मैंने बता दिया था कि वो 5 ही एग्जाम्स है, एक्चुअली 7 एग्जाम्स टोटल, पोस्टुलेट्स हमारे पास 5 है। तो अगला जो एग्जाम है, जो यूक्लिड का जो अगला एग्जाम है वो ये है 6th एग्जाम की बात करूंगा मैं, यूक्लिड के एग्जाम के। अभी हम लोग यूक्लिड एग्जाम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 6th एग्जाम क्या है उसका, कि थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग। अगर एक पर्टिकुलर चीजें हैं, ठीक है, सेम थिंग्स अगर हमारे पास है, यानी फिर से इसी एग्जांपल में मैं आता हूँ, अगर हमारे पास ए के पास x है और बी के पास भी x नंबर ऑफ मैंगोज है, और इसका क्या किया है कि मैंने ट्वाइस कर दिया, यानी जितना इसके पास पहले से था उसका दुगुना कर दे दिया इसको। यानी अगर इसके पास x था तो फिर से क्या किया, इसको x दे दिया, यानी 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो फिर से x देने के बाद इसमें क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक उसी तरह b में भी क्या किया मैंने कि x को 2x कर दिया, यानी इसमें भी x चीजें पुट कर दी। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट बच गया वो क्या बच गया, 2x और 2x, ये अभी भी आपस में इक्वल है। तो इसके पास अभी क्या बच गया, रिजल्टेंट 2x बच गया, और ये जो हमारे पास x माइनस वाई जो प्रीवियस फोर्थ में था वो अभी भी फिर से चेंज हो, क्या हो गया, 2x हो गया, यानी अभी भी ये और भी जो इक्वालिटी है वो अभी भी मेंटेन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ट्वाइस करने के बाद भी ये चीजें इक्वली रहती है, यानी डबलिंग द थिंग्स, डबलिंग the equal things remain equal। यानी चीजों को अगर हम डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तभी भी वो चीजें आपस में इक्वल ही रहती हैं। इसी से रिलेटेड एक लास्ट जो उन्होंने 7th एग्जाम दिया था यूक्लिड ने, वो हाफ को लेके दिया था कि यानी अगर a के पास जितने हैं और b के पास जितने हैं, अगर इन सेम थिंग्स की मतलब 1/2 ले लूं, यानी अगर इनको हाफ कर दो, अगर इनके पास स्टार्टिंग में अगर इनके पास x था और इनके पास भी x था, ठीक है, और मैंने क्या किया है कि इनकी जो चीजें थी इनको आधी कर दी, इसकी भी चीजों को आधी कर दी, यानी अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि एक इवन नंबर होगा, मे बी 4 और 4 हो, या फिर मे बी 16 और 16 हो, क्योंकि मैंने इवन इसलिए लिया क्योंकि ऑड के केस में क्या होता है कि पॉइंट का आ जाएगा, वो 0.5 में चला जाएगा बाई 2 करने पे, तो उस केस में हमको जो आम था वो आधा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि मैंगोज को इवन नंबर कंसिडर कर लिया है, एक रैंडम। वी कैन ऑल्सो कंसिडर ऑड, बट for clarity we are saying that our number of mangoes are even, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो 16 इनके पास मैंगो था इनिशियली, और इसकी आधे कर दिया, मतलब आधा ले लिया मैंने इससे, तो इसके पास 8 बची, इसका भी 8 बचा। तो यानी जो नया नंबर था x, अब जो पहले x था वो अब क्या हो गया, x/2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके बाद कितना बचा, x/2, इसके बाद होता x/2, ठीक है, क्योंकि इसके पास पहले से x चीजें थी और मैंने उसमें से क्या किया, x/2 माइनस किया, यानी अभी भी इसके पास x/2 ही बची। तो चीजों को जब आधा कर देते हैं, यानी x था, अगर उसको मैंने आधा करके x/2 कर दिया, तो अभी भी ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी इनके पास जो आपस में चीजें वो अभी भी इक्वल है। तो एक जो लास्ट स्टेटमेंट था वो ये था कि halves ऑफ सेम थिंग आर अगेन इक्वल, ठीक है। सेम और इक्वल दो अलग अलग चीजें हैं एक्चुअली, अगर आपको देखा जाए तो ये एक फाइन लाइन होता है इक्वल के डेफिनेशन में और सेम के डेफिनेशन में। इक्वल कहने का मेरा मतलब होता है कि जितनी चीजें इसके पास है उतनी चीजें इसके पास है। सेम कहने का मतलब होता है कि वो चीजें, उन चीजों में अंतर नहीं, ठीक है। यानी अगर ए और बी के पास मैंगोज जो है वो इक्वल है लेकिन सेम नहीं है, यानी अगर इसका एक मैंगो में अगर खराबी होगी तो इसके मैंगो में खराबी होगी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो सेम इज अनदर थिंग एंड इक्वल इज अनदर थिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल है लेकिन सेम नहीं है। सेम कहने का मतलब अगर इसके पास मैंगोज इसके अलग टाइप के हैं तो इसके भी अलग टाइप के, लेकिन नंबर अभी भी सेम है। सो इक्वल एंड सेम आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो हमारा जो ये डेफिनेशन था वो इस पे था, हाफ्स ऑफ इक्वल थिंग्स। जो हाफ्स होते हैं इक्वल थिंग्स के तो वो अगेन इक्वल होते हैं, वो फिर से इक्वल होते हैं। तो ये हमारे हमने देख लिया कि 7 यूक्लिड के अलग अलग एग्जाम देख लिए हमने, तो ये टॉपिक पे हमारा कवर हो जाता है। यूक्लिड के हमने 7 एग्जाम्स देख लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोस्टुलेट्स को लेके। जो यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स दिए थे अपने, वो पोस्टुलेट्स को लेके हम